तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एग्रीकल्चर में एनिमल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पशुपालन। तो पशुपालन में स्टूडेंट्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन सब के कुछ खास क्वेश्चनों पर। ठीक है, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। 5 जानवरों पर हमारी चर्चा होगी, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मुर्गी। इन पर हम चर्चा करेंगे। बताइए गाय का, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या होता है। मैसेज करें सभी लोग। तो गाय का जो साइंटिफिक नेम होता है ये होता है बॉस इंडिकस। क्या ये सही है? बॉस इंडिकस बोले यस, बिल्कुल सही है जी। तो स्टूडेंट्स यदि आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बॉस इंडिकस इसका नाम है, तो फिर बॉस टॉरस किसका नाम है भाई? ये नाम भी यूज किया जाता है, तो ये किसका नाम है? तो स्टूडेंट्स इंडिया की जो वैरायटी होती है गाय की, देसी वैरायटी का नाम है बॉस इंडिकस। और जो विदेशी वैरायटी होती है, इस विदेशी वैरायटी का क्या नाम है? इस फॉरेन वाली, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोटिक, एक्सोटिक वाली वैरायटी का नाम होता है बॉस टॉरस। क्लियर है? बोले हाँ क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए गाय के बारे में कि भैया बताइए गाय की जो नाड़ी होती है, नाड़ी गति, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पल्स रेट। नाड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्स। ठीक है, और एक और चीज पूछी जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं श्वसन। क्या ये सांस लेती है? बोले हाँ सर सांस लेती है। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? जिसे हम लोग बोलेंगे ब्रीथिंग रेट। और एक और क्वेश्चन है जो है स्टूडेंट्स इनके बॉडी का टेम्परेचर। इन 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। बताइए गाय, ठीक है, कि यदि हमने जो गला होता है जहां से सांस लेती गाय, ठीक है, तो यदि हम गले के पास में जो है या इसके शरीर में यदि कहीं पर क्या रखेंगे, स्टेथोस्कोप रखेंगे, वो डॉक्टर चेक नहीं करता कान में लगा के हमारी धड़कन, नाड़ी हाथ देखकर चेक करते हैं कुछ लोग, नाड़ी देखकर डॉक्टर पहले नाड़ी चेक करता ना कि भैया है या गया जी। तो स्टूडेंट्स गाय की जो नाड़ी होती है वो 1 मिनट में 40 से 50 बार धड़कती है। कितने बार? 40 से 50 बार एक बार में, मतलब 1 मिनट के अंदर इतने बार धड़कती है। जैसे आप अभी अपना अंगूठा लो, ठीक है, और अपनी कलाई में लगा के देखो तो एक आपको जो है आवाज आएगी, ऊपर नीचे आपकी नाड़ी होते रहती है। तो गाय की नाड़ी का रेट कितना है? 40 से 50 बार 1 मिनट में। चलिए सांस कितने बार लेती है? जैसे आप लोग सांस छोड़ते हो, सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, सांस लेते हो, तो 1 मिनट में कितने बार करती है गाय? गाय 1 मिनट में कितने बार सांस लेती है और छोड़ती है? आप भी कितना लेते होंगे नॉर्मल? यदि आपसे पूछ लिया जाए एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? जी, तो नॉर्मल 12 से कितना, 18 के आसपास। और यदि दौड़ेंगे तो 20 बार ले सकते हैं। दौड़ने में हम लोग बार बार सांस लेते हैं क्योंकि सांस फूलने लगती है। तो जानवर भी वही है, 12 से कितना, 16 बार सांस लेता है 1 मिनट में। 1 मिनट में। नहीं तो आप जो है 1 मिनट का टाइमर लगा दो, स्टॉप वॉच वाला 1 मिनट का टाइमर सेट करो 0 से, और सांस लेना सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना नॉर्मली करना है, तो आप 12 बार तक ले पाओगे।
यदि चल फिर रहे हो तो 12, और यदि दौड़ वगैरह रहे हो तो 16-18 भी हो सकता है। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। तो जानवर का कम ही होता है, 12 से 16 की रेंज में चलता है। चलिए, गाय के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है भाई? जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है, वैसे जानवर के बॉडी का भी टेम्परेचर होता है। जी बताइए, गाय के बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। जी 37.5 डिग्री सेल्सियस ये गाय के शरीर का टेम्परेचर है। 37.5 या इसको 38 तक भी आप ले सकते हो, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। गाय को ये टेम्परेचर पसंद है। यदि इतना टेम्परेचर रहेगा, मतलब इतनी गर्मी यदि रहेगी, 37 तक यदि गर्मी रहेगी, तो गाय को कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये गाय का था, गाय के लिए था, ठीक है। अब मैं गाय को, आपको तो मैंने बता दिया, कुछ लोगों को अपनी ही जानकारी नहीं है। गाय का बात की बात से है, मनुष्य को अपनी ही जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना। इंसान होकर आपको अपनी जानकारी नहीं है, तो गाय का बाद में पढ़ो, पहले अपना पढ़ लो। जल्दी बताइए, इंसानों की पल्स रेट औसतन कितनी होती है? बताइए। मनुष्य की नाड़ी 1 मिनट में कितने बार धड़कती है? तो आप सभी लोगों ने सुना होगा 72 बार, सबको पता होगा। 72 बार सुना है? हाँ, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकती है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन 72 बार एवरेज है। बोले ठीक है, क्लियर है। सांस कितने बार लेते हैं हम लोग? सर 12 से 18 बार। 1 मिनट में 12 से 18 बार हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। बोले ठीक है। चलिए, यदि मैं आपसे बात करूं, ये बताइए, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और यदि अपन इसको फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो ये फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट आता है। ये फ़ारेनहाइट है। डॉक्टर के पास यदि आप जाते हो तो डॉक्टर साहब आपको क्या कहते हैं कि भैया आपको बुखार नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं आपको बुखार है। डॉक्टर साहब कहते हैं आपको तेज बुखार है। तो ये डॉक्टर साहब कैसे पता करते हैं? तो वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है। डॉक्टर साहब हमें जो बताते हैं वो किसमें होता है? फ़ारेनहाइट में होता है। जी 98.6, मतलब यदि आपका टेम्परेचर 99 निकल जाएगा फ़ारेनहाइट में तो आपको बुखार नहीं बताएंगे वो। लेकिन यदि आपको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, या आपको 103 बुखार है, डॉक्टर कहता है ना आपको 103 बुखार हो गया, डॉक्टर कहता है 104 बुखार हो गया। यदि भैया आपका नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 है, ठीक है, लेकिन यदि वो 104 तक पहुंच गया, या मान चलो 105 पहुंच गया, या 106 पहुंच गया, डॉक्टर आपको नहीं लेगा भैया। डॉक्टर आपको बोलेगा तुरंत रेफर करो भाई इसको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में। 106 यदि बुखार हो गया तो हो सकता है आपका दिमाग काम करना बंद हो जाए, आप पागल हो सकते हो। कभी किसी को सुना 106 बुखार? कभी किसी ने सुना 106 बुखार? जल्दी बताओ, एनीवन? किसी ने सुना अपने आसपास? यदि सेल्सियस में देखेंगे तो 37 नॉर्मल है आपका, लेकिन यदि सेल्सियस में आपका 41 हो जाएगा, 41 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो मतलब वो 106 फ़ारेनहाइट के आसपास है। 41 डिग्री सेल्सियस मतलब 106 फ़ारेनहाइट। सोच कर देखो, 37 है, सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा आपका, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है। मारे जाओगे आप। नहीं, 104 सुना, मैं 106 की बात कर रहा हूं। 104 तो काफी ज्यादा बुखार हो जाती है, 104 भी। 104 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि आपको बुखार है, डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाता है। यदि आपको तेज बुखार होते हैं तो डॉक्टर पहले आपको टैबलेट देते हैं कि भैया पहले इसको खाओ, 2 घंटे रेस्ट करो घर में, बुखार कम हो जाएगा, ठीक है, तब आना। अच्छा डॉक्टर वो है। और पता चले आपको तेज बुखार है और तुमने किसी फर्जी डॉक्टर से झोला छाप वाले से यदि इंजेक्शन लगवा लिया,
तेज बुखार है और यदि इंजेक्शन लगा लिया, या तेज बुखार है बॉटल लगवा लिया, तो आप वहीं पर मर सकते हैं। एक इंजेक्शन लगने में मर जाओगे यदि बुखार ज्यादा है तो। यदि आपको ज्यादा बुखार है तो कभी इंजेक्शन नहीं लगवाना, नहीं लगवाते हैं। बॉडी टेम्परेचर हाई है ना बेटा, और बॉडी टेम्परेचर हाई है तो ब्लड सर्कुलेशन में इफेक्ट है, प्रभावित है ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी का। तो उस समय आप लोग क्या नहीं करते, इंजेक्शन नहीं लगवाते। वैसे जानवरों के बॉडी का टेम्परेचर देखा जाता है, उस हिसाब से इंजेक्शन लगवाई जाती है। डॉक्टरों के द्वारा इलाज करवाया जाता है जानवरों का ना, तो बॉडी टेम्परेचर देखा जाता है। पता चले जानवर है और आपने बोला हमारा जानवर जो है हल्का सा गरम गरम लग रहा डॉक्टर साहब, ठीक है देखो ना क्या हो गया। डॉक्टर आया जानवरों का, उसको क्या करना है, कोई इंसान थोड़ी बोल के बताएगा, ठीक है, बिना उसका बॉडी, ठीक है, टेम्परेचर चेक किए उसको इंजेक्शन लगा दिए। आप खुद डॉक्टर साहब आए थे, इलाज करके गए, पता चले शाम तक जानवर एंड। क्यों? बॉडी टेम्परेचर जानवरों का भी चेक करना पड़ता है जी। तो यदि आपसे मैं चर्चा करूं कि भैया ज्यादा बुखार होने पर इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाना चाहिए, तो इसका क्या रहेगा मतलब जी, क्यों नहीं लगवाना चाहिए, क्या है इसका मेन कारण, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बॉडी में आपके इन्फेक्शन है, जब तो आपकी बॉडी गर्म ज्यादा है, ठीक है, इसलिए नहीं लगवाते। तो कभी भी आपने देखा होगा कि आपको इंजेक्शन नहीं लगवाई जाती है ज्यादा बुखार होने पर। तो ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे जानवरों का हो चाहे इंसानों का हो। क्लियर है? हाँ, इंसानों का भी याद रखिएगा भैया, है ना। हाँ, 106 बुखार कभी नहीं होती है। यदि किसी को हो जाए तो वो पागल हो सकता है, मतलब वो बहुत ज्यादा बीमार है। 106 में बचने के चांसेस ना के बराबर हैं। आपको बड़े से बड़े हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाएगा। 104 ज्यादा ही हुआ, 105 उससे ऊपर का आपने कभी नहीं सुना होगा। 104 तक तो आप में से कोई ना कोई को हो गया होगा। 103, 102, 101, 100, 99 यहां तक नॉर्मल रहते हैं लोग। हल्का फुल्का आपको जो अभी चेक करेंगे 99, 100 में अभी आप मिल जाओगे। अभी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम ज्यादा होते रहता है, 100 में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 101 भी यदि हो गया, एक पॉइंट यदि बढ़ गया तो भी समस्या रहती है। जानवरों के टेम्परेचर को चेक किया जाता है इसलिए बेटा, है ना, क्योंकि आपने एक एक 1.5 लाख रुपए की गाय पालकर रखे हैं। क्योंकि गाय दूध भी देगी ना भाई, नहीं देगी, बताइए जरा मुझे आप। गाय दूध देगी कि नहीं देगी? बोले हाँ देगी। तो यदि कोई गाय है देसी वाली, देसी गाय, तो देसी गाय का एवरेज दूध कितने लीटर होता भैया? यदि आप इंडिया में 1,000 गाय को पकड़ो देसी वाली, और देसी वाली गाय का एवरेज दूध निकाल लो एक दिन का, 1,000 गाय का, तो 1,000 गाय का टोटल दूध निकालो और उसमें 1,000 से भाग दे दो। 1,000 देसी गाय को पकड़ोगे तो एवरेज कितना दूध निकल कर आएगा उनका, कितने लीटर देती होगी एक गाय औसत दूध? तो एक गाय जो एवरेज दूध देती है वो देती है 2.3 कि 3.2, कितना लीटर देती है जी? 3.2 लीटर पर डे। एक दिन में 3.2 लीटर दूध देती है औसत गाय, एक देसी वाली। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। अब फ्रेंड्स हम लोग तो देसी गाय आजकल बहुत कम पाल रहे हैं। हम लोग पाल रहे हैं कौन सी वाली? विदेशी, फॉरेन वाली, जिसको हम लोग एक्सोटिक ब्रीड के नाम से जानते हैं। विदेशी वाली पाल रहे हैं ना, जर्सी है, एचएफ हॉल्स्टन फ्रीजियन है। इनको ज्यादा पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे हैं, दूध ज्यादा लेने के लिए? बोले हाँ, दूध ज्यादा लेने के लिए पाला जा रहा है। तो भैया विदेशी गाय का एवरेज दूध कितना होता होगा? यदि आप 1,000 विदेशी गाय को पकड़ो और उनका दूध निकालो एक दिन का, दोनों टाइम का, सुबह का भी शाम का भी, सब मिलाओ और उसमें भाग दे दो 1,000 से, तो एवरेज दूध कितना निकल कर आएगा?
जी, मैसेज करना है सारे बच्चों को। हमारे आंसर देने से पहले आप लोग मैसेज करके अपना अनुमान लगा लिया करो कि आपको क्या क्या पता होता है, आप क्या सही सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। बताइए। विदेशी गाय एवरेज कितना दूध देती होगी? 7 से 9 लीटर। ओके, बहुत बढ़िया। और 3-4 लीटर देती होगी विदेशी गाय। चलिए, 10 लीटर। चलिए फ्रेंड्स, तो 10.6 लीटर जो है प्रतिदिन दूध देती है विदेशी गाय, क्योंकि विदेशी गाय केवल दूध देने के काम की तो है। 10.6 मतलब 10.5 लीटर के आसपास एवरेज निकल कर आता है दूध। तो विदेशी गाय दूध के लिए ही जानी जाती है। बोले अच्छी बात है भाई, क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, जो हमारी गाय होती है, ठीक है, क्या इसमें देसी और विदेशी भी होती है? बोले हाँ सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सर इसमें देसी और विदेशी दोनों होती है। तो भैया देसी गाय की क्या पहचान है और विदेशी गाय की क्या पहचान है? तो जो हमारी देसी गाय होती है, इस देसी गाय में आपने देखा होगा ऐसे कुबड़ होती है, ऐसे कुबड़ होती है क्या? हाँ या ना? बोले हाँ, हम्प होता है। देसी गाय में कुबड़ होती है। और जो हमारी विदेशी गाय होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन, या फॉरेन शब्द का ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता, इसको एक्सोटिक बोलते हैं। तो विदेशी गाय कैसी रहती है? विदेशी गाय का जो कुबड़ होता है वो कुबड़ नहीं होता है, उसमें ऐसा उठा हुआ हिस्सा नहीं होता है। ये पहचान है देसी और विदेशी की, पहली पहचान यही है। बन जाएगा क्या? आपसे पूछा जाता है देसी और विदेशी गाय के बारे में। जी, देसी गाय में कुबड़ होती है, विदेशी गाय में कुबड़ नहीं होती है, मेन पहचान है। बोले ठीक है, क्लियर है। अब प्यारे बच्चों, आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि ये बताइए जो गाय है ये किस कुल में पैदा हुई है? जैसे आप भी कई बार पूजा में बैठते होंगे, ठीक है, तो किसी भी, यदि आप, ठीक है, पूजा पाठ में बैठते हैं तो आपसे पूछा जाता भैया बताइए आपका कुल क्या है? जानवरों का कुल क्या है भैया? गाय का, तो गाय का कुल है बोवाइडी। क्या ये सही है? बोवाइडी या बोबेडी? बढ़िया सर, बोबीडे या बोवाइडी, ये कुल का नाम है जिस कुल में गाय ने जन्म लिया है। बोले ठीक है सर, क्लियर है। ये बताइए फ्रेंड्स, इसका गुणसूत्र कितना होता है गाय का? गुणसूत्र, गुणसूत्र मतलब अपने बच्चों को ये कितने गुण विरासत में देते हैं, क्रोमोसोम नंबर जिसको हम लोग कहते हैं। यदि कोई गाय है तो उसका गुणसूत्र 2n बराबर 60 होता है। 2n का मतलब क्या होता है? 2n का मतलब होता है उसमें नर का गुण भी रहेगा और मादा का भी रहेगा। जी, तो आपके अंदर मम्मी पापा के गुण आए हैं? बोले हाँ सर, गुण आए हैं। इंसानों में कितने आते हैं? 2n बराबर 46, शायद आपने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में। इंसानों में 46 गुण विरासत में मिलते हैं आपको मम्मी पापा से। मम्मी पापा यदि आपके गोरे हैं तो आप भी गोरे रहेंगे, यदि काले हैं तो फिर दाल में कुछ काला है, ठीक है, हाँ या ना? मम्मी के यदि आपके बाल अच्छे हैं या पापा के बाल बहुत अच्छे हैं तो आपके भी घने बाल रहेंगे। पापा की हाइट अच्छी है या मम्मी की हाइट अच्छी तो आपकी हाइट भी जाएगी अच्छी। यदि पापा की हाइट या मम्मी की किसी की हाइट कम है तो हो सकता है आपकी हाइट कम ज्यादा हो जाए। यदि पापा या मम्मी ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पढ़े लिखे नहीं बेटा, यदि ये इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है तो आप भी बहुत तेज दिमाग के बच्चे रहेंगे। मम्मी पापा ने नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस समय पढ़ाई नहीं चलती थी, स्कूल नहीं चलते थे मान चलो, तो उन्हें नहीं पढ़ा, लेकिन आपका दिमाग बड़ा तेज रहेगा।
यदि आपके घर में कोई गाने बजाने वाला संगीत से जुड़ा होगा तो आप भी संगीत से जुड़े व्यक्ति रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको आ ही जाएगा। बोले यस, बात तो सही है। तो आपको ऐसे गुण विरासत में मिलते हैं। कई बार कहते हैं ना कि आप उसके बेटे हो, रिश्तेदारी मेरी आप कभी जाते हैं तो आपके रिश्तेदार कहते हैं आप उसके जैसे लग रहा है, क्या आप उसके बेटे मम्मी का या पापा का नाम लेके बोलते हैं वो लोग? क्यों बोलते हैं भैया? दूसरे बच्चे को क्यों नहीं बोलते कि तुम उसके बेटे हो? तुम्ही को क्यों बोलते तुम्हारे मम्मी पापा का नाम लेकर? तो बोले सर हमारा रंग रूप, हमारी चाल ढाल, बोलने का तरीका कुछ ना कुछ हमारे मम्मी पापा के जैसे होता है। तो ऐसे ही गुण क्या होते हैं, जानवरों में दिखाई देते हैं। यदि भैया जानवर की हाइट जितनी रहेगी उतनी ही उसके बच्चे की हाइट रहेगी, ऐसा तो नहीं कि भैया हाइट बढ़ जाएगी। बोले सर नहीं, आपकी मम्मी पापा जो है, जैसे गाय जो है, जो गाय की यदि हम चर्चा करें, यदि गाय आपकी जो है 10 लीटर दूध देने वाली है और यदि जो नर है यदि वो कोई दूसरी वैरायटी का है तो दूध बढ़ जाएगा, क्योंकि नर किसी और वैरायटी का है। तो इन दोनों के ही गुण आएंगे ना, किसी तीसरे के गुण तो नहीं आ सकते, हाँ या ना? तो बोले हाँ। तो वही होता है क्रोमोसोम नंबर, जिसमें 2n लिखा जाता है। 2n मतलब दोनों के गुण आएंगे, नर और मादा को, इसलिए 2n लिखते, एक एन इसका और एक एन इसका, इसलिए एक और एक कितने हो गए, 2n हो गए, क्योंकि दोनों के गुण विरासत में मिलते हैं बराबर बराबर। जी ठीक है, अच्छी बात है भैया। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, गाय के मांस को क्या कहा जाता है? यदि कोई गाय का मांस बेचता है या खाता है तो गाय के मांस को क्या कहते हैं? नाम बताइए। बीफ कहते हैं जी। काउ मीट इज कॉल्ड, ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है, गाय के मांस को क्या कहते हैं? गाय के मांस को बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीफ के नाम से जाना जाता है। क्या ये बात सही है? सही है? तो बोले यस बिल्कुल सही है। तो ये तो गाय का मांस हो गया भैया, ये तो गाय का मांस हो गया, गाय काफी बड़ी रहती है। अब कुछ लोग जो होते हैं बेटा, देखो ठीक है, मैं टॉपिक से रिलेटेड समझा रहा हूं आपको, इसलिए आप लोग जो है ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग जो है वो गाय का मांस खाना पसंद नहीं करते, उनके बच्चों का मांस पसंद करते हैं। कई वो बछड़े के मांस को क्या कहते हैं? जो बच्चा होता है इसके मांस को कहा जाता है व्हील। क्या कहा जाता है? व्हील के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। गाय के मांस को बीफ कहते हैं, और गाय का जो बच्चा होता है, चाहे वो बछिया हो चाहे वो बछड़ा हो, उसके मांस को बील के नाम से जाना जाता है। जी ठीक है, बोले यस, क्लियर है। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताइए, जो युवा गाय रहती है, मतलब युवा जो बछड़ा हो जाता है, यदि कोई बछड़ा युवा हो जाए, यंग हो जाए, तो जो यंग काफ होता है उसको क्या कहा जाता है? गाय के बछड़े को काफ कहते हैं। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? काफ। काफ मतलब बछड़ा। तो यदि वो बछड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? गाय के बछड़े को काफ कहते हैं, जो बच्चा होता है उसको हिंदी में उसको बछड़ा कह देते हैं। लेकिन यदि वही बछड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसको कह देते हैं कलोर। क्या कहते हैं? कलोर। कलोर मतलब थोड़ा सा युवा हो चुका है बछड़ा, बोलो यस। उसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइफर। क्या कहते हैं? हाइफर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। बन जाएगा क्या? तो बोले ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये बताइए, ये जो गाय है, ठीक है, या जो कलोर है, क्या ये कलोर गर्भवती होगी? बोले हाँ सर, ये कभी ना कभी क्या होगी? गर्भवती होगी गाय।
ये जो कलोर है, ये जो बछिया है या बछड़ा है, तो बछड़ा तो वो सांड बन जाएगा, बछड़ा सांड बन जाएगा। और जो इसकी बछिया रहेगी कलोर, क्या वो गर्भवती होगी? बोले हाँ सर, ये क्या होगी हमारी? गर्भवती होगी। जी। तो स्टूडेंट्स, आपसे पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि भैया बताइए, यदि ये क्या हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए या इसका प्रेगनेंसी आ जाए, ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी का जो दौर है ये कितने दिनों का रहता है? यदि कोई, ठीक है, गाय जो है गर्भवती हो जाए, तो उसका जो प्रेगनेंसी का दौर है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं गर्भकाल, गर्भकाल कहते हैं। जी। गर्भकाल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रेशन पीरियड मतलब गाय अपने बछड़े को गर्भ में कितने दिनों तक रखती है। जैसे महिलाएं अपने बच्चे को 9 महीने रखती है, वैसे ही गाय अपने बच्चों को 282 दिनों तक गर्भ में रखती है, एवरेज 282 दिन। कितने दिन? 282 दिन। यदि इसको अपन महीने में देखेंगे तो महीने कितने हो जाएंगे, बताओ कितने महीने? जल्दी बताइए। 9 महीने, 9 या 27 हो रहा है। 9 मंथ में 9 या 27, 270 दिन हो रहे हैं। 9 मंथ में 270 प्लस कितने दिन? 12 दिन और क्या? तो सर यस, 9 माह 12 दिन। क्या ये सही है? बोलिए सर, 9 माह 12 दिन। चलिए, अब स्टूडेंट्स, ये जो गर्भकाल का जो समय है, और जब ये बच्चा देगा, जो गाय है जब ये बच्चा देगी, तो यदि इसने क्या दे दिया सर, बच्चा दे दिया, तो गाय जो बच्चा दे रही है, गाय जो बच्चा दे रही है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गाय के बच्चे देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनीवन? यदि आप जानते हैं तो जरा मैसेज कर दीजिए। नहीं मालूम? हाँ, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। जी। तो स्टूडेंट्स, ये बच्चा देने की प्रक्रिया को हम लोग काविंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, बन जाएगा। क्या कहते हैं? काविंग कहते हैं, काविंग, काविंग। क्या कहते हैं? काविंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, बनेगा। कुछ जगह काविंग की जगह आपको मिल जाता है काविंग, हालांकि ये नाम गलत है, लेकिन मिल जाता है तो उसकी टेंशन मत लेना। काविंग या काविंग, ठीक है, कई बार इस तरीके से आपको नाम मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब स्टूडेंट्स, पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, जो गाय है इसने बच्चा दिया, तो ये मम्मी बन गई क्या? बोले यार सर, ये गाय जिसने बच्चा दिया सर, ये तो क्या बन गई सर, ये तो माँ बन गई है, हाँ या ना? बोले हाँ सर, माँ बन गई है। और किसी सांड से ये गर्भवती हुई होगी, किसी सांड से, किसी बुल से हमने सांड बुलवाया होगा, ठीक है, यदि हमने देसी तरीके से किया है तो सांड बुलवाया होगा, और ये गाय जो है वो माँ बन गई है, तो मतलब ये पिता बन गया क्या? बच्चा हुआ तो बच्चा कहलाया काफ। बोले हाँ। और गाय ये तो काऊ है, और ये बुल है, ये तो इनके नॉर्मल नाम है। लेकिन यदि ये माँ बन गई तो माँ को क्या कहते हैं, और यदि ये पिता बन गया तो पिता को क्या कहते हैं, बताइए? माँ को कहा जाता है क्या? सिरे? सच में लगा दूं? वो सर, माँ को कहा जाता है डैम, और पिता को कहा जाता है सिरे। क्या ये सही आंसर है? पक्का? 100%? जी। तो फिर भैया इतना लेट क्यों हो गए आप बताने में? कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा था क्या?
चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, याद आया, देर से याद आया, कुछ लोगों को नहीं बना होगा ये क्वेश्चन जी। डैम और सिरे कहते हैं, डीएम है भैया, डीईएम नहीं है। हाँ, स्पेलिंग डीएम करके भी मिलती है आपको, स्पेलिंग आपको डीएम मिलेगी नहीं, गलत आंसर है। डीएम डे डीएम वाला लगाना है और सिरे SIRE वाला लगाना है, स्पेलिंग का भी फर्क है। ठीक है, बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा आप ऐसे क्वेश्चनों के जब पेपर में आएंगे तो। और हर सारे क्वेश्चन जितने आपको बता रहे हैं लगातार आप पूछे जा रहे हैं आप लोगों को। चलिए ये बताइए फ्रेंड्स, गाय का क्या झुंड होता है? बोले हाँ सर, हमेशा गाय जो है वो किस में रहना चाहती है? झुंड में रहना चाहती है, ग्रुप में रहना चाहती है गाय। बोले यस, बिल्कुल। तो ये बताइए प्यारे बच्चों, गाय के ग्रुप को क्या कहा जाता है भाई? गाय यदि ग्रुप में रहना चाहे तो गाय के ग्रुप को क्या कहेंगे? वेरी गुड। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं हर्ड। हर्ड कहा जाता है, गाय के झुंड को हर्ड के नाम से जाना जाता है। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। अब यदि आप लोगों से मैं पूछूं कि भैया बताइए गाय का मदकाल क्या होता है? मदकाल, मदकाल का मतलब होता है एस्ट्रस साइकिल। मतलब गाय हीट पर आती है, गर्म अवस्था में आती है, मतलब गाय का पीरियड आता है कुल मिला के जी। तो मदकाल कब आता है सर? मदकाल आता है 21 दिन में। 21 दिन में जैसे पीरियड आते हैं ना महिलाओं के, वैसे ही गाय का गर्म अवस्था आती है जिसमें गाय क्या होती है? हीट पर आती है, जिससे वो क्या हो जाती है? उस अवस्था में यदि आप, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएं, कृत्रिम गर्भाधान, डॉक्टर को बुलाकर जो है उसको गर्भधारण करवाएं, या फिर उन्नत किस्म के सांड के द्वारा, ठीक है, उसको क्रॉस करवाएं जिससे वो गर्भ धारण कर लेगी। तो वो हर 21 दिन में जो है गाय क्या होती है? हीट पर आती है। तो ये आपको देखना पड़ता है क्योंकि इस अवस्था में गाय क्या होती है? थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाती है। जो सीधी सादी गाय भी है वो भी कई बार मारने लगती है, इधर उधर क्या होने लगती है, थोड़ी सी घूमने लगती है, अग्रेसिव हो जाती है जी। तो ये जो मदकाल आया हुआ इसमें ये कितने समय के लिए आता है? उसका समय भी कुछ रहता होगा, टाइम ड्यूरेशन। 21 दिन बाद आएगा तो कितने घंटे के लिए आएगा? तो फ्रेंड्स ये आता है 12 से 18 घंटे के लिए मेनली। इस समय यदि आप डॉक्टर को बुलाकर क्या करवा दे रहे हो? एआई करवा दे रहे हो या इसको सांड से मिला दे रहे हो गाय को, ठीक है, तो ये आसानी से गर्भधारण कर लेगी। 12 से 18 या 12 से 24 भी आप बोल सकते हो। बोले ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब इसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों के पेपर में, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताइए एनडीआरआई का मतलब क्या होता है? एनडीआरआई जी, क्या है एनडीआरआई? इसका फुल फॉर्म बताइए जरा। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज एनडीआरआई, क्या होता है एनडीआरआई? तो सर एन का मतलब होता है नेशनल, डी का मतलब होता है डेयरी, आर का मतलब होता है रिसर्च, और आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट जी। क्या है हमारा? इसका मतलब है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, एनडीआरआई। मतलब जहां पर डेयरी से संबंधित सारी रिसर्च की जाती है, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, दोनों के लिए जो है रिसर्च सेंटर बना हुआ डेयरी के लिए। तो ये बताइए फ्रेंड्स, ये नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर जो बना हुआ है ये कहाँ है? कहाँ बनाया गया इसे? पहला क्वेश्चन तो फुल फॉर्म से आ जाएगा। चलिए कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर इसको करनाल में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? करनाल में। करनाल कहाँ आता है प्यारे बच्चों? कौन से राज्य में आता है? तो करनाल आता है आप लोगों का हरियाणा में जी।
हरियाणा में आता है। जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए, ठीक है, एनडीआरआई की स्थापना कब की गई थी, कब बनाया गया था इसे, एनडीआरआई को? तो एनडीआरआई को बनाया गया था 1923 में। जी, लेकिन इसे 1923 में जो बनाया गया था, ये करनाल में नहीं बनाया गया था। 1923 में इसको कहां बनाया गया था? इसे बनाया गया था बेंगलोर में। सुना है नाम बेंगलोर? कर्नाटक में है। बोले हाँ सर, बेंगलोर जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये कहां बनाया गया था पहली बार? बेंगलोर में बनाया गया था, क्योंकि कर्नाटक तरफ बहुत सारे गाय भैंस का पालन होता था पहले। फिर 1923 के बाद में इसको क्या कर दिया गया, नाम वाम बदल दिया गया। और फिर फाइनली जो करनाल में बना, करनाल में स्थापित हुआ है 1955 से। करनाल में 1955 में बना हुआ है। 1384 एकड़ में फैला है बेटा। कितने एकड़ जमीन में? 1384 एकड़ जमीन में। सोच कर देखो कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा। आप भी यहाँ पर जॉब कर सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट की जॉब निकलती है हर साल। हर साल बीएससी एग्रीकल्चर में हजारों वैकेंसियां निकलती हैं। उसकी जानकारी हम आपको देते रहते हैं समय समय पर। ठीक है, आपको पढ़ना है, आपका काम केवल पढ़ाई करने का है, जानकारी सब हम देते चलेंगे आपको। चलिए, ये हो गया। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, गाय पहली बार दूध देती है? बोले हाँ सर, गाय पहली बार क्या करती है, दूध देती है। तो जरा मुझे आप ये बता दीजिए स्टूडेंट्स, गाय के पहले दूध को क्या कहते हैं? गाय के पहले दूध को क्या कहते हैं? फर्स्ट टाइम गाय दूध देती है, गाय दे चाहे भैंस दे, चाहे भेड़ दे, चाहे बकरी दे, कोई भी पहली बार दूध देता है जब वो बच्चा पैदा करता है तो? बोले हाँ सर, फर्स्ट मिल्क। जो फर्स्ट मिल्क होता है गाय का, उसको क्या कहा जाता है? प्रथम मिल्क को। पहली बार जो वो दूध देती है, हाँ, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खीस। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। बोले ठीक है, क्लियर है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, क्या ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है? आपने देखा होगा, इसका जो है चीख वाला दूध बनता है या खीस वाला दूध बोलते हैं। इसकी बड़ी शानदार दूध सेवइयां तैयार की जाती है। एक दिन का दूध तो नहीं खाते हैं, दूसरे या तीसरे दिन से दूध इसका निकाल के जो है अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों यारों को पहुंचाया जाता है। हाँ, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा क्या गाढ़ा होता है क्या? बोले हाँ, गाढ़ा होता है। तो इसका पेपर में पूछा जाता है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व पूछा जाता है जी। इसकी डेंसिटी पूछी जाती है कि ये कितना गाढ़ा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये 1.04 से लेकर 1.08% नॉर्मल दूध से गाढ़ा रहता है। नॉर्मल दूध से गाढ़ा होता है, क्योंकि इसकी क्या बनाते हैं, दूध सेवइयां वगैरह बनाती है, तो उसे गाढ़ा होता है ना। हाँ, ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, गाय का जो नॉर्मल दूध आपके घरों में आता है, इसका पीएच मान क्या होता है? पीएच मान मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये अम्ल होता है कि क्षार होता है दूध? थोड़ा सा खट्टा लगता है कि मीठा लगता है कि कड़वा लगता है? जी। और जो कोलेस्ट्रम होता है, जो पहला दूध होता है, इसका पीएच मान क्या होता है? क्या दोनों सेम सेम होते हैं? बताइए, यदि आपसे पूछ लिया जाए नॉर्मल गाय का दूध का पीएच मान कितना होता है, तो स्टूडेंट्स, जो गाय का नॉर्मल दूध होता है उसका पीएच मान 6.5 से कितना होता है, 6.7 होता है। तो दूध में अम्लीयता रहती थोड़ी सी, थोड़ा सा अम्ल होता है। दूध कैसा होता है? हल्का सा अम्ल होता है। लेकिन जो चीख वाला दूध होता है, या जिसको खीस वाला दूध बोलते हैं, या जिसको कोलेस्ट्रॉल वाला दूध बोलते हैं, कुछ लोग इसको तेली भी बोलते हैं। खीस का दूसरा नाम बहुत सारे लोग अपने अपने इलाकों में अलग अलग नाम से जानते हैं जी।
और गाय जब दूध देती है शुरुआती दिन का, तो आप जब गाय ने पहला दूध दिया तो वो तो अपन बछड़े को पिलाते हैं, लेकिन फिर जो 2 दिन बाद या 3 दिन तक, जो 3-4 दिनों तक जो दूध निकलता है वो हल्का सा गाढ़ा होता है, तो कुछ ना कुछ आइटम जो है महिलाएं बनाती है इसका। ठीक है। हाँ, तो बताइए, जो कोलेस्ट्रॉल है इसका पीएच मान क्या रहता है? इसका पीएच मान 5.4 होता है। इसका पीएच मान थोड़ा सा नीचे रहता है, थोड़ा सा नीचे रहता है। इसका 6.5, इसका 5.5 बोल सकते हो आप। ये पीएच मान है इसका। पीएच मान मतलब ये क्या होता है? दूध कैसा होता है सर? दूध होता है अम्ल। दूध में क्या हल्का सा एसिडपन पाया जाता है, अम्लीयता होती है। बोले हाँ सर, अम्लीयता होती है। चलिए, अब यहीं से फिर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आप लोगों का कि भैया बताइए, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिससे दूध हल्का सा खट्टा सा लगता है और दूध खट्टा हो भी जाता है? जी बताइए, विच एसिड प्रेजेंट इन काउ मिल्क? बताइए, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में प्यारे बच्चों, आपने सबने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हाँ या ना? बोले यस, बिल्कुल ठीक है। काऊ के मिल्क में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बोले यस, क्लियर है। अब यदि मैं आपसे पेपर में पूछूं कि भैया बताइए, ठीक है, विच शुगर प्रेजेंट इन काउ मिल्क? गाय के दूध में कौन सी शक्कर पाई जाती है? क्योंकि गाय का दूध पीने में मीठा लगता है क्या? क्या गाय का दूध पीने में मीठा लगता है, हाँ या ना? कच्चा दूध पिया है किसी ने? बोले हाँ सर, पिया है कच्चा दूध। बताओ, क्या पाया जाता है भैया कच्चे दूध में? कौन सा मीठापन पाया जाता है? शक्कर नहीं डालना है आपको। कच्चा दूध गाय का लगा के लाए, उसको छान लो, छान कर वैसे ही पी लो, सबसे ज्यादा फायदेमंद करता है। लेकिन जिसकी आदत नहीं है वो नहीं पी सकता है। मैं ताजे दूध की बात कर रहा हूं, है ना, मार्केट से लाया हुआ पानी वाला दूध नहीं, जिसमें केमिकल मिला है, पानी मिला है, वो दूध नहीं। वो दूध तो मैं नहीं पीता भाई। हर दिन मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। आधा लीटर सुबह, आधा लीटर शाम को। अभी आपकी कोचिंग होगी, ठीक है, शाम के समय आधा लीटर शाम को, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज, फिर दूसरी क्लास पढ़ाना, और सुबह भी वैसे ही। लेकिन ताजा दूध, ताजा दूध, उसमें हल्की सी शक्कर डाल के उसको नॉर्मल गर्म करना है। बासा वाला जो दूध होता है ना, पुराना वाला, सुबह का हो या शाम का हो, वो नहीं पीता। ठीक है, तो वो आदत है। आप लोग नहीं पी पाओगे, 1 लीटर दूध कहाँ पी पाओगे आप? आपकी आदत ही नहीं है। तो बताइए, कच्चा दूध तो हमने भी पिया है, आपने भी कभी ना कभी नॉर्मली टेस्ट किया होगा कि दूध खट्टा हो गया या मीठा हो गया, चाय बनाए या ना बनाए। तो नॉर्मल कच्चा दूध का हल्का सा एक सिप आप ले लेते हो, एक घूंट पीकर देख लेते हो ना, एक ड्रॉप लेकर देख लेते हो कि भैया दूध खट्टा तो नहीं हो गया है। कई बार होता है ऐसा कि दूध रखा है, कल का दूध रखा हुआ है, अब चाय बनाना, मेहमान आ गए हैं, तो दूध को टेस्ट करके देख लेते हैं। लड़के भी चाय बना लेते हैं घर में, सबको पता होगा। हाँ, तो दूध खट्टा हो गया है, मतलब उसमें कौन सा अम्ल था? लैक्टिक अम्ल था। तो दूध नॉर्मली पीकर देखा तो मीठा लगता है? बोले हाँ, मीठा लगता है। बताओ भैया कौन सा अम्ल होता है? तो गाय के दूध में यही यही मिठास वाला चीज होती है, जिसको कहते हैं लैक्टोज। क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। याद रखिएगा, गाय के दूध में जो मीठापन मौजूद होता है उसे लैक्टोज कहा जाता है। गाय के दूध में नेचुरल शक्कर पाई जाती है कच्चे दूध में। चाहे वो महिलाओं का ब्रेस्ट मिल्क हो, जो वो बच्चों को पिलाती हैं अपने, या भैंस का दूध हो, चाहे बकरी का हो, चाहे किसी का भी दूध हो, इनके सबके दूध में लैक्टोज की मात्रा मिल जाती है आपको। ठीक है, हाँ जी। चलिए, अब आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, क्या दूध खट्टा हो जाता है? बोले हाँ सर, दूध खट्टा हो जाता है और दूध से बन जाता है दही। तो भैया दूध से दही क्या इसी अम्ल के कारण से बनता होगा? तो बोले यस। तो पेपर में पूछा जाता है।
गाय का दूध, दही किस बैक्टीरिया के कारण से बनता है? एनीवन? वो कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को खराब कर दे रहा है? गाय के दूध में वो कौन सा बैक्टीरिया पाया जा रहा है जिससे गाय का दूध खराब हो गया भैया, खट्टा हो गया? सुबह का दूध था, 2 दिन रख दिए, खट्टा हो गया, या गर्मी में सुबह का दूध शाम को ही खट्टा हो जाता है? लैक्टोबैसिलस, इन्हीं के नाम पर आधारित है। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। यही बैक्टीरिया है, यही मिठास का कारण भी है, यही खट्टे होने का कारण भी है। ये यदि कम मात्रा में रहेगा तो मिठास ज्यादा रहेगी, यदि बढ़ते जाएगा तो दूध खट्टा हो जाएगा। तो लैक्टोज शक्कर है, थोड़ा सा खट्टा हुआ लैक्टिक अम्ल है, और खट्टा हुआ तो वो लैक्टोबैसिलस है। ये तीनों चीजें गाय के दूध में मौजूद होती हैं। शक्कर को लैक्टोज बोलते हैं, नॉर्मल दूध है तो लैक्टिक एसिड है, यदि वो खट्टा हो गया, दही बनने लगा है, ठीक है, तो वो लैक्टोबैसिलस उसमें पाया जाता है। क्लियर है क्या भाई? बनेगा या नहीं बनेगा देखो। बन जाएगा। चलिए, अब मुझे आप ये बताइए, गाय का दूध सफेद होता है या पीला? गाय का दूध सफेद होता है या पीला? जी। काउ मिल्क का कलर क्या है? तो सर, जो गाय का दूध होता है, गाय के दूध का रंग, काउ मिल्क का जो कलर होता है, ये होता है येलो। गाय का दूध किस रंग का होता है प्यारे बच्चों? गाय का दूध होता है पीले रंग का, याद रखिएगा। तो बोले ठीक है भाई, गाय का दूध पीले रंग का होता है। तो भैंस का दूध किस रंग का होता है? यदि आप गाय भैंस का दूध लेते होंगे तो भैंस का दूध होता है व्हाइट, प्योर व्हाइट। गाय का दूध सफेद और भैंस का दूध पीला। बोले सर नहीं ना, ऐसा नहीं, गाय का दूध पीला और भैंस का दूध सफेद। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। तो दो नाम है, कैरोटीन और कैसीन। शायद सुना होगा आपने, सुने क्या? कैरोटीन एंड कैसीन, हाँ सुना है। तो गाय का दूध जो पीला होता है वो किस कारण से होता है? कैरोटीन के कारण से होता है। जी, ये वही कैरोटीन है जो आम को भी पीला करता है, पपीते को भी पका देता है। कोई भी चीज जो पीले रंग की होती है, जैसे गाजर पीला होता है, पपीता पीला होता है, आम पीला होता है, कई सब्जियां पीली रंग की होती है, तो उसमें कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन के कारण से कोई भी चीज पीली रंग की हो जाती है। यदि सफेद रंग का है तो सफेद रंग का कारण क्या है भाई बताइए? सफेद रंग का कारण है कैसीन। भैंस का दूध सफेद रंग का होता है क्योंकि उसमें कैसीन पाया जाता है। चलिए, अब पेपर में आप लोगों से जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताइए, यदि हमें इसको बच्चे को पिलाना है, गाय के दूध को जो है यदि क्या करना है, बच्चे को पिलाना है, क्योंकि इसका बच्चा होता है। बोले हाँ सर, बच्चा होता है, काफ होता है छोटा सा। यदि हमें इसे पिलाना है तो कितना पिलाएंगे भाई? किस अनुपात में पिलाना चाहिए? गाय के दूध को उसके बच्चे को पिलाना है, ज्यादा पिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, उसको कृमि हो जाएगी। तो कितना पिलाना चाहिए? तो उसका जो भी वजन है, जानवर का वजन, मतलब जो बछड़ा है, इस बछड़े का यहां पर वेट रहेगा, वजन रहेगा, इस वजन के मल्टीप्लाई में करेंगे 1/10। यदि इस बछड़े का वजन 20 किलो का बछड़ा पैदा हुआ है तो उसका 1/10 करो, 10 दूनी 20, मतलब 2 लीटर। 2 किलो मतलब 2 लीटर के आसपास पिलाएंगे। यदि बछड़े का वजन कितना है, बछड़े का वजन यदि 30 है तो 10 3 30, 3 लीटर के आसपास पिलाएंगे। समझ में आया क्या?
बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है जानवरों के वजन का 1/10वां भाग। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बन जाएगा। चलिए अच्छी बात है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब यदि मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं कि भैया बताइए हमें जानवरों की सींग काटना है, हमें जानवर की सींग नहीं चाहिए, तो जानवरों की सींग को काटना क्या कहलाता भैया बताइए? सींग रोधन को क्या कहते हैं? यदि इनकी हॉर्न को क्या करना है, हमें कट करना है, तो हॉर्न कटिंग क्या कहलाता है? जी, डी हॉर्निंग प्रोसेस। बहुत शानदार। यदि हमें जानवरों की क्या करना है, सींग को काटना है, तो आपने कहा कि इसको क्या कहते हैं? डी हॉर्निंग कहते हैं। बोले यस, इस प्रोसेस को डी हॉर्निंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए जानवरों की हमें आयु ज्ञात करना है, जानवरों की हमें एज ज्ञात करना है, तो जानवरों की एज यदि हमें निकालना है तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है? जानवरों के खुर देखकर, जानवरों के दांत को देखकर निकालते हैं या सींग को देखकर निकालते हैं? सींग को यदि देखना तो N+2 जितने छल्ले बनते हैं सींग में क्या होते हैं, ऐसी रिंग बनने लगती है, एक दरार दरार टाइप की आपको सींग में नजर आती है। तो सींग में यदि कितने बने, 3 छल्ले बने हैं, तो 3+2 कर देंगे, 5 उम्र हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सींग को उगने ही नहीं देते हैं, सींग को बचपन में उगने ही नहीं देते, तो फिर सींग वाली विधि तो फेल हो जाएगी, क्योंकि सींग से यदि ज्ञात करोगे तो N+2 का फॉर्मूला है। सींग में क्या बनते हैं, दरार बनती है, रिंग रिंग बनती, गोल गोल रिंग, तो वो रिंग को गिनते हैं, 1 2 3 रिंग बनी भैया, कितनी रिंग बनी, 4 रिंग बनी या 5 रिंग बनी, ऐसे रिंग बनती गोल गोल, तो उसको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 बनी तो 4 और 2 जोड़ दिया जाता है, जितने छल्ले उसमें 2 जोड़ दो, उतना उसका क्या हो जाता है, जानवर का उम्र हो जाता है। लेकिन जिस जानवर की सींग है ही नहीं, बचपन में सींग काट दी गई हो, विदेशी गायों की सींग नहीं होती, आपने देखा है, तो सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? कौन सी विधि है? टीथ, दांत। बोले यस सर, सबसे बेस्ट विधि जो होती है वो विधि होती है हमारी कौन सी? टीथ वाली विधि। दांत को देखकर सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है जानवरों की आयु ज्ञात करने की, दांत वाली विधि। बोले यस, अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा क्या? बनेगा, अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, हमें जानवरों की साफ सफाई करना है, जानवरों के बाल वगैरह काटना है, ठीक है, तो जानवरों के भाई हम बाल वगैरह काटेंगे, तो बाल काटना क्या कहलाता है जानवरों का? जानवरों के जो हेयर रहते हैं उस हेयर कटिंग को क्या कहते हैं, साफ सफाई को क्या कहते हैं? तो जानवरों के बाल वगैरह काटना, ठीक है, साफ सफाई करना गंदगी को उनकी, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्रूमिंग। क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को ग्रूमिंग के नाम से जाना जाता है। जी, तो क्या आप लोगों को गाय का जो हमने एक पार्ट आज बताया है, ये एक भाग है, गाय के ऊपर तो अभी बहुत सारी चर्चा हमारी होगी, ठीक है, आज जो आपको एक लेक्चर बताया गया है, ऐसे 15-20 लेक्चर लगेंगे गाय के बारे में पढ़ना, तो ये एक पार्ट था केवल। क्या ये आपको समझ में आया आज की क्लास? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? कुछ पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ लीजिए, बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करेंगे। बाय बाय।